NSIS में। चलिए झारखंड के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आपको जो है कल दिया गया था झारखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थल से संबंधित, उसे जो है आप अच्छी तरह से कर लीजिए। उसमें यथासंभव प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के धार्मिक और पर्यटन स्थल है उसे शामिल कर दिया जाए। आशा है आपको अत्यंत अंक को करेंगे। यहाँ से आपके कुल 6 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि कुल 12 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। इससे आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। लेकिन भाषा साहित्य बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, जिसको कवर करना बहुत ही कठिन काम होगा, लेकिन मेहनत से कुछ भी हो सकता है। देखिए, बुक्स अगर आपका देखें तो चाहे मनीष रंजन हो या अन्य बुक हो, हर जगह कलेक्शन दिया हुआ है। लेकिन किस तरीके से आप उससे पढ़ें कि आपको जो है बहुत सरलता से याद हो जाए, उसी तरीक़ा से मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोई नया चीज़ तो नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका जो होगा वो पूरी तरह से नया रहेगा, जिससे आपको इस सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें अधिकतम मार्क्स लाने में आपको मदद मिलेंगे। तो नागपुर भाषा और साहित्य सेक्शन की अगर बात करते हैं झारखंड का, झारखंड आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक राज्य है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हर जहाँ भी आप निकल जाइएगा, हर तरफ जो है प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से जो यह भौगोलिक वातावरण है वह साहित्य के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है। यही कारण है कि सभी भाषाओं के, चाहे लोक भाषा हो, स्थानीय भाषा हो या राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं, कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं के साहित्य यहाँ भरपूर विकसित हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कवियों और साहित्यकारों के लिए समझ लीजिए कि एक उपयुक्त भौगोलिक वातावरण प्राप्त हुआ। और इसी तरह जो जनजातीय साहित्य हैं या सदानी साहित्य हैं, उनका भी इसी तरह से भरपूर विकास हुआ। तो झारखंड के साहित्य को पहले हम किन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे उसको समझ लीजिए। पहला तो सामान्य साहित्य में आ जाएगा, दूसरा सदानी साहित्य, तीसरा जनजातीय साहित्य। सामान्य साहित्य में आप हिंदी को रख सकते हैं, अंग्रेजी हुआ, उर्दू हुआ, सब आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, केवल हिंदी साहित्य पढ़ना है। सदानी साहित्य में जो 4 प्रमुख भाषा है सदानों की, झारखंड की, नगपुरिया, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, जनजातीय साहित्य में संथाल साहित्य, मुंडा, हो, उरांव, उरांव या कुड़ुक भी बोलते हैं इसको, ये प्रमुख हैं। जिसका सूत्र मैंने बताया था सुमहो, जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, ये हो। तो इन साहित्यों में जो पहले अध्ययन हम लोग आज करेंगे सदान साहित्य का, ठीक है, उसके बाद जनजातीय साहित्य का, और अंतिम में जो है हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे सामान्य साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले अगर सदान साहित्य की बात की जाए, जो ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं झारखंड के किन किन क्षेत्रों में बोले जाते हैं। सबसे पहले जो है नागपुरी। नागपुरी जो बोला जाता है आपका रांची परिमंडल के कुछ जिलों में बोला जाता है। रांची, लोहरदग्गा,
सिमडेगा, गुमला और कुछ क्षेत्रों में है, आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी बोले जाते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। नागपुरी के बाद जो है खोरठा पर आ जाइए। ये विशेष रूप से हजारीबाग प्रमंडल में बोला जाता है। हजारीबाग, इसका जो मेन जोन है हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, पंच परगनिया। इन नाम से ही पता चल रहा कि 5 क्षेत्रों में विशेष रूप से बोला जाता है, और वे 5 क्षेत्र हैं बुंडू, तमाड़, रांची में आता है सारा, है ना। बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, राहे, यही 5 परगना है जहाँ पर पंच परगनिया भाषा विशेष रूप से बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए कुरमाली। ये जो बोला जाता है धनबाद और बोकारो में। ठीक है, ये सारा क्षेत्र में जो है इन चारों भाषाओं का विकास हुआ है, और यही कारण है कि साहित्य का विकास भी इन्हीं चारों क्षेत्रों में हुआ है। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नागपुरी साहित्य की। प्रमंडल के कुछ जिलों में बोला जाता है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में भी बोला जाता है। इसके कारण इस साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ, और शायद जितने भी सदानी भाषाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकास जो है नागपुरी साहित्य का ही हुआ है। इसके कारण आप देखते हैं कि नागपुरी साहित्य आज जो है तरह तरह से विकास की ओर अग्रसर है। नागपुरी साहित्य के शुरू से अगर अध्ययन किया जाए तो नागपुरी साहित्य जो अन्य समृद्ध साहित्यों की तरह पहले यहाँ पद्य का विकास हुआ, फिर गद्य का विकास हुआ। गद्य मीन्स क्या होता है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। एकांकी जीवनी, एकांकी हो, जीवनी हो या आत्मकथा हो, सारा जो है उसी में शामिल होगा। पद्य में मूल रूप से आपका कविता और गीत आ सकते हैं। पहले जो था नागपुरी साहित्य में, इसका विकास हुआ, ये बाद में विकास हुआ। इसका जो विकास हुआ उसको समझ लीजिए। पहले जो था हिंदी साहित्य की तरह यहाँ भी निर्गुण विचारधारा, काव्य धारा चला, और बाद में सगुण काव्य धारा चला। साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? वो है रघुनाथ निरिपति। और ये किस धारा के थे? ये थे निर्गुण काव्य धारा के। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा का अर्थ होता है ऐसी काव्य धारा, ऐसी उपासना ईश्वर की जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता है। और सगुण काव्य धारा में ईश्वर का आकार माना जाता है, जैसे कृष्ण अवतार हिंदू में। ठीक है, ये सगुण हुआ। लेकिन जब ब्रह्म की उपासना की जाती है, या इस्लाम का आप देखिए, या फिर अन्य ऐसे धर्म, ठीक है, जैसे सरना धर्म में भी, तो मूर्ति पूजा का जहाँ पर चलन नहीं है, वो सब निर्गुण काव्य, निर्गुण भक्ति में आ जाता है। तो उन भक्तियों के अनुसार भक्ति के साथ साथ काव्य धारा का भी प्रचलन रहा। ठीक है, इसके अलावा
निर्गुण काव्य धारा से जो कवि थे, कंचन थे, घासीराम थे, ठीक है। और इसका विकास अगर देखा जाए तो ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया, के द्वारा 1900 ईस्वी से समझ सकते हैं कि शुरू हुआ गद्य, मैंने कहानी वगैरह लिखने का, ठीक है। व्याकरण गद्य भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, क्लियर। विषय इसमें क्या था, उत्सवों और सामाजिक परंपराओं से संबंधित गीत, कविता, ठीक है, दंत कथाएं। ये कथाएं जो हैं, नागपुरी साहित्य की जो कथाएं हैं, और साथ में जो आगे कुरमाली पढ़ाया जाएगा आपको, इसकी जो कथाएं हैं, यानी कि जो गद्य पाठ है उसमें जो आप हिंदी में सुनते हैं, सिंहासन बतेसी, विक्रम बेताल, जातक कथा, इस ढंग से जो वहाँ की लोक कथाएं हैं लगभग इसी टाइप की हैं। जीव जंतु से भी हो सकते हैं, मानव से हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता है नागपुरी साहित्य की। अब नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि तो आप जान गए, इसके आगे जो है किस तरीके से यह साहित्य विकास हुआ उसको समझिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। रघुनाथ निरुपति इसका प्रतिनिधित्व करते थे। सगुण का जो था सोबरन मुख्य कवि थे, ठीक है। इसके अलावा जो आधुनिक कवि जो वर्तमान में परंपराओं को आगे ले गए, उसमें दो नाम जो है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी। इसके अलावा अगर विकास की बात की जाए, नागपुरी साहित्य के विकास की बात की जाए, तो सबसे पहले चर्चा आता है जॉर्ज अब्राहम का। इन्होंने हेडिंग दे दीजिए नागपुरी भाषा की उत्पत्ति, इस साहित्य में आ जाएगा, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ने द लिंग्विस्टिक माने भाषा होता है, सर्वे ऑफ इंडिया लिखा था, इंडिया। इसमें इन्होंने कहा था इस पुस्तक में कि जो नागपुरी भाषा है वो भोजपुरी की उपबोली है। इसके बाद आए केसरी कुमार सिंह। केसरी कुमार सिंह इन्होंने नागपुरी
भाषा और साहित्य लिखा। साहित्य नामक पुस्तक लिखा। इनका कहना था केसरी कुमार सिंह का कि जो नागपुरी भाषा की उत्पत्ति हुई है वह जो है आपका जिस तरह से मगही या मैथिली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, उसी ढंग से नागपुरी भाषा का भी उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। मागधी अपभ्रंश से। अगला जो है श्रवण कुमार गोस्वामी। इन्होंने नागपुरी शिष्ट साहित्य उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से ही हुई है, इन्होंने भी माना। तो इस ढंग से इसके उत्पत्ति जो है आपके क्लियर हो गए। इसके बाद इसकी जो नागपुरी भाषा थे उसके ग्रामर की रचना, या फिर जो ईसाई मिशनरी थे, कुछ अंग्रेज थे जो इसमें इंटरेस्टेड रहे, उनका भी योगदान जो है नागपुरी भाषा के विकास में रहा। कैसे, उसको देखिए। इन्होंने लिखा था द नोट्स ऑन गंवार डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है। इसके अलावा कोनराड बुकआउट, इनके द्वारा एक पुस्तक जो लिखा गया द ग्रामर, ये मान सकते हैं कि व्याकरण था, ग्रामर ऑफ नागपुरी, सदानी नागपुरी लैंग्वेज। तो इस ढंग से कुछ अंग्रेजों का भी योगदान रहा नागपुरी के भाषा में, भाषा के विकास में, साहित्य के विकास में। ठीक है। लेकिन जो नागपुरी साहित्य का विकास जो हुआ इस क्षेत्र के साहित्यकारों के द्वारा हुआ, उनके द्वारा जो जो बुक्स लिखे गए हैं वो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको अब देखिए। नागपुरी साहित्य कुछ मैं लिखा दे रहा हूं, इतना जिनका कंप्लीट होगा कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सूत्र है r⁵ इक्कोपाइक 20। नईमुद्दीन मिरंदाहा। ठीक है। R5 का जो अर्थ है कि जिनका टाइटल राम है किसी न किसी रूप में। ठीक है, ये टाइटल से लिया गया है। तो पहला जो है बेनी राम, दूसरा जो है धनी राम, घासी राम,
दृगपाल राम, गिरिधारी राम, गोंझू। ठीक है, ये राम सेक्शन में आ गए। इको, ये जो दो अंग्रेज मैंने लिखाया था, E.H. व्हिटली, कोनराड बुकआउट, इनका योगदान रहा है नागपुरी साहित्य के विकास में। उसके बाद पाइक, प से हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार रे, ईश्वरी, ई से हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद सिंह, क से हो जाएगा कंचन। उसके बाद है 20। ठीक है, बीपी केसरी, श्रवण कुमार गोस्वामी, और जो लास्ट है नईमुद्दीन मिरंदा, उसको अलग लिख दीजिए। मिरंदा, इतना का जो है किसी न किसी रूप में विशेष रूप से योगदान रहा है, और इनके जो पुस्तक हैं उनको देखिए। नागपुरी वंशावली, धनीराम जो लिखे हैं श्री कृष्ण चरित, कुछ कुछ का याद कर लीजिए, बुक्स तो इन लोग काफ़ी लिखे हैं। श्री कृष्ण चरित, उसके अलावा जितिया, कहानी, क्रम महात्म्य, क्रम महात्म्य। ठीक है, घासीराम का जो पुस्तक है नागपुरी फाग दशक, इसके बाद जो है इन्होंने नागपुरी वंशावली, नाग वंशावली भी इन्होंने लिखा है, नाग वंशावली कर दीजिए। ठीक है, इन्होंने भी नाग वंशावली लिखा है, नागपुरी फाग दशक लिखा है। ठीक है, ये था बेनीराम, धनीराम और घासीराम का। अब दृगपाल राम का देखिए। दृगपाल राम ने नल चरित लिखा है और कुराम्बे उपाख्यान, क्लियर। ये दोनों बुक जो है दृगपाल राम के द्वारा, देवधरिया भी इनका टाइटल है, लेकिन दृगपाल राम भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। गिरिधारी राम गोंझू, ठीक है। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, इनके द्वारा एक लिखा गया है। और दूसरा जो इनका है महाराजा मदरा मुंडा, ठीक है। ये दो पुस्तक जो है गिरधारी राम गोंझू का है। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक जयपाल मुंडा से रिलेटेड है, दूसरा मदरा मुंडा से रिलेटेड है। एच व्हिटली और कोनराड बुकआउट का मैंने नाम लिखा दिया है, ठीक है।
उसके अलावा प्रफुल्ल कुमार राय या रे, ठीक है, इन्होंने लघु कहानी लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो नाम है सोइनझर, सोइनझर ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा कहानी लिखी गई है। काका कर कहानी कंचन के द्वारा जो लिखा गया है कृष्णचरित, सुदामा चरित, महाभारत, लंका दहन। अब आ जाइए बीपी केसरी, इन्होंने क्या लिखा है, विश्वनाथ प्रताप शाही, नागपुरी भाषा में लिखा है। विश्वनाथ प्रताप शाही 1857 के जो थे नायक थे। और एक जो है आपका श्रवण कुमार गोस्वामी, इन्होंने सेवा और नौकरी लिखा है। एकांकी, एक एकांकी है, ठीक है। एकांकी का अर्थ जो आपका नईमुद्दीन मिरंदाह जो हैं उन्होंने लिखा है मंजूरे पैंख, ठीक है। ये नईमुद्दीन मिरंदाह के द्वारा लिखा गया। एकांकी का जो अर्थ होता है ऐसा नाटक जिसका सिर्फ एक भाग हो, ठीक है, यानी कि छोटा नाटक। तो इस ढंग से ये नागपुरी साहित्य था, समझ गया ना। इसमें ग्रामर से भी रिलेटेड आया, आपका अंग्रेजों का भी योगदान रहा, और जो मूल रूप से झारखंड के इस भाषा के से संबंधित थे उनका भी योगदान रहा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। खोटा साहित्य, इक्के झा, जो आपको बताया पढ़ाया जा रहा है अभी मौर्य काल में खरोष्टी। खरोष्टी शब्द से इक्के झा का मानना है कि खोटा का जो खोटा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो खरोष्टी शब्द से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली खोटा भाषा को अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले इसका बहुत ही कम विकास हुआ था। खोटा भाषा था, खोटा साहित्य का जो है कम विकास हुआ था। और खोटा में भी गद्य और पद्य दोनों होते हैं, जिस ढंग से नागपुरी में बताया गया था। इसके अलावा यह मैं बता ही चुका हूँ कि हजारीबाग प्रमंडल में ये बोला जाता है। खोटा भाषा में स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए भुवनेश्वर दत्त शर्मा का विशेष रूप से योगदान रहा। एक तरह से समझिए कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा ही खोटा भाषा के साहित्य को संभाले हुए थे स्वतंत्रता से पहले, और ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसे यहाँ उल्लेख किया जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, कवि हुए, ठीक है, वे थे श्रीनिवास पानुरी। इन्होंने 1950 में क्या लिखा, मेघदूत। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ खोटा भाषियों के बीच। उसके बाद 1951 में इन्होंने लिखा तितमी, और 1952 में दिव्य ज्योति। बाल किरण। ये सारे जो है
काफ़ी प्रसिद्ध हुए, चाहे दिव्य ज्योति हो, तितमी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो था मेघदूत। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी का। ये एग्जाम के लिए भी आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ पुस्तकों साहित्य तक ही नहीं लिखे, इन्होंने पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू करवाया खोटा भाषा में, श्रीनिवास पानुरी ने। ठीक है, उन्नीस में मासिक पत्रिका मातृभाषा, खोटा पत्रिका था, ठीक है, का प्रकाशन करवा दिया। इन्हीं का है सब, है ना। और उसके बाद 1970 में पाक्षिक, पाक्षिक का अर्थ होता है हर 15 दिन के लिए, पाक्षिक पत्रिका खोटा का प्रकाशन करवाया। बाद में भी इनका योगदान बना रहा। राम 1996 में इनकी रचना राम कथामृत, कथामृत का प्रकाशन 1996 में हुआ। तो इस ढंग से श्रीनिवास पानुरी का जो योगदान है खोटा साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्रीनिवास पानुरी का जो मेघदूत, तितमी, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, खोटा, ठीक है, पत्रिका का नाम ही खोटा है, और राम कथामृत, इतना जो है आपका है। उसके बाद जो आए आपके प्रमुख साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा और श्रीनिवास पानुरी के बाद, ठीक है, पहला भुवनेश्वर थे, दूसरा श्रीनिवास पानुरी थे, तीसरा जो आए गजधर महतो आए। इन्होंने पुटूस का फूल का प्रकाशन कराया, तो के द्वारा एक कहानी संग्रह जो था पुटूस फूल का प्रकाशन कराया गया, ठीक है, 1988 में। उसके बाद जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा थे, श्रीनिवास पानुरी थे, गजधर महतो हुए, इनका जो योगदान प्रारंभिक रूप से रहा, इन्होंने खोटा साहित्य के नींव को बहुत ही मजबूत कर दिया था। और इसके बाद 1990 के दशक में अनेक पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, शुरू हो गया, ठीक है। गजधर महतो के बाद अगर आप एक प्रभावी नाम लेना चाहेंगे तो हैं धनपत महतो। इन्होंने खोटा में बिरसा भगवान लिखा। उसके बाद अगर आप नाम लेंगे तो सुकुमार जी, इनके द्वारा खोटा में डाह नाटक लिखा गया। उसके बाद जो प्रमुख नाम आता है फूलचंद महतो, इनके द्वारा जो लिखा गया भीष्मिक कथा, ठीक है। फूलचंद महतो के बाद जो आते हैं आपके 7वें नंबर पे प्रमुख साहित्यकार जो थे खोटा के, वो थे गिरिधर गोस्वामी। इनके द्वारा 1989 में लुआठी नामक पत्रिका चलाई गई खोटा में। ये अभी भी चलता है लुआठी पत्रिका, ठीक है। ये जो है लुआठी पत्रिका का योगदान जो है खोटा साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक रहा है।
एक और 8वें नंबर के जो साहित्यकार हैं संतोष कुमार महतो। इनके द्वारा लिखा गया है मौनी के फूल। इतना जो है आप कर सकते हैं खोटा साहित्य में, ठीक है, यहाँ से आने की पूरी संभावना है। अब चलिए पंचपर्गनीय साहित्य में चलते हैं हम लोग। पंचपर्गनीय देखिए 5 परगना था और इसका जो था 5 क्षेत्र था, ठीक है, मैं बता चुका हूं अभी। है बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, राही। ये 5 क्षेत्रों में विशेष रूप से पंचपर्गनीय भाषा बोला जाता है। पंचपर्गनीय भाषा के विकास में 5 कवियों का भी योगदान रहा है, ठीक है, उनके नामों को भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। विनोद राज, गौरांगिया, गौरांग कवि, सोबरन, नागपुरी के सोबरन अलग थे, सोबरन जुराम और दीना, दीना। वर्जूराम जो थे कबीर पंथी थे, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। दीना जो थे पुरुलिया जिला के रहने वाले थे, बंगाल में भी पड़ता है, उस समय झारखंड में ही था। तो ये 5 कवि हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। पंचपर्गनीय साहित्य के 5 क्षेत्र और 5 कवि, ठीक है। पुस्तक में 1 मिल पाया है और अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग जरूर कर लेंगे। विनोद राज का छोटा नागपुर ताल मंजरी, पंचपर्गनीय साहित्य के बारे में ये था, ठीक है। अब हम लोग जो है कुरमाली साहित्य के बारे में बात करते हैं। पंचपर्गनीय साहित्य के कुछ और कवि का लिख लीजिए। के आधुनिक कवि विपिन बिहारी, दुर्गादास, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है विनोद राज का पुस्तक। अब चलिए कुरमाली साहित्य पर बात की जाए। लास्ट सदानी साहित्य है। कुरमाली साहित्य जो है धनबाद, बोकारो, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्र में जो कुरमाली भाषा बोलने वाले हैं उनके बीच लोकप्रिय है। कुरमाली भाषा जो है उसका विकास भी आपका गद्य और पद्य दोनों रूपों में हुआ है। और जिस ढंग से मैंने नागपुरी में शुरू में बताया था, इसका भी विकास लगभग उसी तरह से हुआ है, लेकिन इसकी 3 प्रमुख विशेषता थी, उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अधिकांश काव्य प्रश्नोत्तर शैली में काव्यों में छंद नियमों का पालन नहीं किया गया है।
इसके साहित्य के विषय नागपुरी साहित्य से मिलते हैं। ये 3 चीज को जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप कुरमाली साहित्य पढ़ने को जाएंगे बहुत ही मदद करेगा। छंद मुक्त है, ठीक है। छंद नियमों का पालन, कविता में छंद का बहुत प्रमुख स्थान होता है। हालांकि हिंदी कविताओं में भी छंद मुक्त कविताएं आधुनिक काल में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुरमाली काव्य है वो लगभग छंद मुक्त है, ठीक है। अगर कुरमाली साहित्य के विकास को देखा जाए तो उत्सवों में जो भी लोकगीत होते हैं, सोहर होते हैं, कर्मा पर्व के अवसर पर जो भी गाए जाते हैं, या फिर आपके जन्म उत्सव पर हो या किसी धार्मिक उत्सव पर हो, हर समय जो भी आपके गीत और काव्य गाए जाते हैं उन सभी का जो है उपस्थिति इस साहित्य में भी आपको प्राप्त होती है। कुरमाली साहित्य का विकास जो था, चंडीदास, पहला जो नाम आपका आएगा चंडीदास, ये 14वीं सदी के थे, यानी कि पुराना है ये, ठीक है। इसका साहित्य काफी दिनों से विकास हो रहा है। चंडीदास के द्वारा कुरमाली घूंघर लिखा गया था। एक पादरी थे, बेस हॉलमार्क, ईसाई पादरी बेस हॉलमार्क्स, इन्होंने भी कई कुरमाली साहित्य लिखे। तीसरे नंबर पर आते हैं विनोद सिंह गोरंगिया। इनके जो भी इनकी रचनाएं हैं कहाँ पर संकलित हैं? संकलित हैं आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में। आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में। ये पुस्तक जो है इन्होंने नहीं लिखा है, विनोद सिंह गोरंगिया ने नहीं लिखा है। इस पुस्तक को लिखा गया है राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव के द्वारा। इनको जो है कुरमाली भाषा का सूर भी कहा जाता है, देवता, ठीक है। कुरमाली भाषा का सूर कहा जाता है, देवता कहा जाता है। इतना इस जो है इनका महत्व है विनोद सिंह गोरंगिया का। कुरमाली साहित्यों के अब उन खोटा साहित्यों के बारे में अध्ययन कर लिया जाए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने न सिर्फ पुस्तकों के लिए बल्कि उनके लेखकों के लिए भी एक सूत्र बना दिया है, उसको आप रट जाएं। पुस्तक के लिए जो सूत्र है, कुन्नी आके नकझू पाभा। लेखक के लिए जो सूत्र है, उन्हीं पुस्तकों के लेखक के लिए खुदे रब्बू नीरारा
नस्रु, नस्र। ठीक है, चलिए इन पुस्तकों के नाम को पहले लिख लीजिए और यहाँ लेखक लिख देते हैं। पहला जो पुस्तक है देखिए कुन्नी, ठीक है, तो कू से हो जाएगा कुरमाली भाषा तत्व। दूसरा जो है देखिए नी, निधरे आँखी जल आँखी, थोड़ा लंबा नाम है ये वाला, पाते। तीसरा जो पुस्तक है आज से होगा, ठीक है, आदि झूमर कथा। उसके बाद है क क्रम कथा। उसके बाद है देखिए न नेठा पाला। लेखक को थोड़ा साइड कर दीजिए। यहां पर भी लिख दीजिए पुस्तक लेखक। यहां पर देखिए क है, ठीक है, कपिला संगीत। उसके बाद देखिए झू है, इससे होगा झूमर संगीत। साथ ही पाला संगीत, ऐसा पुस्तक है कुरमाली भाषा के। यह है पा, इसका जो है पथें चलक लेहा नमस्कार। लास्ट जो पुस्तक है भा, ठीक है, इसका जो है भात भगवान। इसके अलावा इसमें और कुछ पुस्तकें हैं, साधन संगीत, उसके अलावा जो है मान भुनेक, घोंघरा। ठीक है, अब इसके राइटर का नाम अब लिख लीजिए, खुदी, ठीक है, तो ये होगा खुदीलाल खुदीराम महतो। देवकी नंदन प्रसाद जो है निधरे आँखी जल आँखी पाते जो है देवकी नंदन प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आदि झूमर कथा जो है पहले बता चुका था मैं, राजा उपेंद्र नाथ सिंहदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्रम कथा, क्रम कथा जो है बु से होगा बुधु राम के द्वारा लिखा गया है। नेठा पाला जो है निरंजन महतो के द्वारा लिखा गया है, महतो के द्वारा लिखा गया है। इस ढंग से कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, अन्यथा याद करने में बहुत समस्या आएगी। कपिला संगीत जो है राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा लिखा गया है। झूमर संगीत और पाला संगीत जो है वो रामेश्वर महतो के द्वारा लिखा गया है। पंथे चलक लेहा नमस्कार जो है नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है आपका सृष्टिधर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आप याद कर सकते हैं कुरमाली भाषा के साहित्य को।
और अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो सदानी साहित्य से जो 1 या 2 प्रश्न आएंगे वो निश्चित रूप से आप कवर कर सकते। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्लासेस जो हैं आपको जीएस और झारखंड पेपर के रेगुलर दिए जा रहे हैं। इन क्लासेस को आप छोड़िए मत, रेगुलर कीजिए। ये आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर जो बेस्ट आपका है अलग अलग स्रोतों से मिक्स करके, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर क्लास जो है आपको झारखंड पेपर का प्राप्त हो सके, क्योंकि इसकी सामग्रियाँ जो हैं बाज़ार में अत्यंत कम हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। और जो अगला आपका होगा वो होगा जनजातीय साहित्य और उसके बाद हिंदी साहित्य होगा, ठीक है। उसके बाद खेल और शिक्षण संस्थाएं, फिर CNT SPT में हम लोग प्रवेश करेंगे। जल्द ही हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें, टेंशन नहीं लेना है। और जो CNT SPT मैं पढ़ाऊंगा वो मूल पुस्तक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो CNT और SPT का पुस्तक आता है उसी से मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए वहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। निश्चिंत रहिए, हमारे साथ बने रहें।